हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और कैसे हैं आप सब। जैसा कि जीएस पेपर 3 की आज यूनिट 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरकारी बजट। यूपीएससी ने जो सिलेबस डिसाइड किया है उसमें यूनिट 3 में सरकारी बजट लिख के उसने छोड़ दिया है। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो सरकारी बजट है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या यूपीएससी की डिमांड है और हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके जानने के लिए कि सरकारी जो बजट है, मतलब जो यूपीएससी की जीएस पेपर 3 की यूनिट 3 है जिसमें हम बात करेंगे सरकारी बजट की, तो उसमें क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसके बेस पे हम लोग एक सिलेबस डिसाइड करेंगे और उसी की तैयारी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन एक 2021 में आया था, 150 नंबर। क्या सवाल है, लिखा है पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहीं से ये क्वेश्चन है, एकदम स्पष्ट वहीं से है। बस बेसिक बातें, इतनी बातें तो सीधी सी बात है, हर कोई एक्सेप्ट करता है कि आप इतना जानें। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं कहूँगा 10 नंबर एक तरह से कहते हैं ना कि है। लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जितना आसान है उतना ही घातक है। रीज़न क्या है कि इसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाना है। ठीक, नहीं तो पता चला सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करके निकल जाएंगे तो नंबर भी आपको बस ऊपर ऊपर का ही मिलेगा। ठीक, तो जब क्वेश्चन बहुत आसान हो तो थोड़ी सतर्कता से उसको हैंडल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमें मिल गया भैया एनसीईआरटी तो करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो मेरे हिसाब से जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है वो उतनी अच्छी है नहीं। बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के समझ में वो एनसीईआरटी आनी ही नहीं चाहिए, इतनी बेकार है। तो आपको क्या करना है, किसी रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड की आप हिंदी मीडियम में ले सकते हैं, या किसी जो बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, उनकी अगर एनसीईआरटी से मिलती जुलती कोई किताब मिल जाए इकोनॉमिक्स की, वो पढ़ लीजिए, सबसे बेहतर है। या फिर बजट का कोई सेक्शन आप क्या कर सकते हैं, कोई किताब से लेके पढ़ सकते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन जो मैं करवा रहा हूँ चुपचाप कर लीजिए, काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं केंद्रीय बजट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कब आया, 2018 में, ये भी 150 शब्दों का ही था, मतलब 10 नंबर का। क्या क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट 18-19 में दीर्घकालिक पूंजी अधिलाभ कर, दीर्घकालिक पूंजी अधिलाभ कर तथा लाभांश वितरण कर के संबंध में प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि एलसीजीटी क्या होता है या डीटीटी क्या है तब समस्या होगी। देखिए मैं समझाता हूँ, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालिक, कैपिटल मतलब पूंजी, गेन मतलब अधिलाभ, और टैक्स माने कर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक संपत्ति खरीदी 1980 में या उसके पहले, ठीक है, आज से 20 साल 25 साल या 50 साल पहले कोई संपत्ति आपने ज़मीन खरीदी थी, आज आप उसको सेल कर रहे हैं। मान लेते हैं 2022 चल रहा है, आपने 2022 में उसको सेल किया। जब आप इसको बेचेंगे तब क्या होगा, उस समय की वैल्यू से इस समय की वैल्यू में क्या होगा, बहुत बड़ा अंतर होगा, हो क्या है कि नहीं। या ज्वेलरी आपके पास कोई है उस समय की और आज उसको आप सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको गेन होगा। लेकिन वह गेन कैसा है, पूंजी है, क्योंकि वो पूंजी है ना आपकी, तो वो कैपिटल गेन होगा। तो जो उस पर गेन होता है उस पर सरकार टैक्स मांगती है। तो कितना है टैक्स, 20% का टैक्स है। तो क्या अंतर है, मतलब क्या परिवर्तन लाया गया। उसके बाद डीटीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लाभांश वितरण कर, ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जैसे मैंने रिलायंस या टाटा किसी भी एक कंपनी का मैंने शेयर खरीद लिया। अब कंपनी का साल का अंत होगा, वहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, बिल्कुल है ना। अब प्रॉफिट का जितना मैंने अंश लिया है, मतलब उसके जितने शेयर्स मैंने लिए हैं, उन शेयर का जो भी प्रॉफिट बन रहा होगा वो मुझे कंपनी अपने प्रॉफिट के हिस्से का देती है, उसी को कहा जाता है लाभांश। ठीक, लाभ का एक अंश, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब ये जो टैक्स है इसमें दोनों में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, इसी पर टिप्पणी करनी थी। देखा जाए तो ये बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन कहूँगा, नॉर्मल से हट के है। लेकिन यह क्या दिखाता है कि हमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है
जो उसमें करंट अफेयर में मामले ज़्यादातर रहे, क्योंकि ये मामला उछला था, टीवीओ में भी आया था, इसलिए ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया था यूपीएससी के लिए। तो जो भी बजट आएगा, क्योंकि 18 का क्वेश्चन है और 18-19 के ही बजट में ये बात कही गई है, तो हमें क्या करना है, जो भी प्रावधान है उनको लेके चलना है। तो पहला एनसीईआरटी हो गया, दूसरा ये। अब तीसरी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2017 में आया। अब देख रहे हैं ना, लगातार हर साल क्वेश्चन आए हैं। ठीक, देखिए 17-18 के संघीय बजट, मतलब भारत सरकार का बजट के अभिष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना है। इस उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए बजट 17-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि उस समय आप जान रहे होंगे कि स्वच्छता अभियान आया था, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये स्कीम रही है भारत सरकार की। तो इस वजह से हुआ क्या था कि यूपीएससी ने उसी के मॉडल को ना अपनाया है और ये बताया है कि क्यों 17-18 का जो बजट है उसमें ऐसा क्या था कि जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, ऊर्जावान और भारत को स्वच्छ बनाने की नीति को लेकर बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रस्ताव किए गए हैं हमारे बजट में, उसके बताना है। तो बस यही बातें हैं। अब आप खुद सोच रहे हो कहीं ना कहीं बजट का ही क्या है जो विश्लेषण है, उसी पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, डिमांडिंग टॉपिक रहा है। ठीक, या जो पब्लिक में सबसे ज़्यादा वैल्यू बनाया है। तो हर चीज़ नहीं पढ़नी है, नहीं पता चला कि पूरा बजट ही लेके छूटे हो, नहीं यार, विश्वास करिए कूड़ा है आपके लिए बस वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है पब्लिक को। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों मैं कहता हूँ ये आपके लिए बहुत बड़े हथियार साबित हो सकते हैं, वो यही कि यहाँ से हमें पता चलता है किस पे फोकस करना है और किसको बिल्कुल छोड़ देना है। याद रखिएगा, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा चीज़ें करने से अच्छा है बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ देना। ठीक, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है जो नए होंगे ना, उनको यही लग रहा होगा कि यार क्या बातें कर रहे हो तुम, लेकिन सच यही है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, देख रहे होंगे 16, 17, 18 है ना, फिर 21 में क्वेश्चन आया है। तो लगातार इस पे क्वेश्चन आते हैं यूनिट 2 से। क्या क्वेश्चन है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लेके जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएं और स्थिति हैं। उस समय बहुत फेमस हुआ था, नया नया सरकार जेंडर बजटिंग लेकर आई थी, तो 2016 में ये काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से लेके क्या है, देखो जेंडर बजटिंग चल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन उस समय ना ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ था कि एक तरह से होता है ना, मीडिया की खबर पर नज़र पड़ गई थी, लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा की बात हो गई थी, इसलिए यूपीएससी ने पूछा। तो हमने ये देखा कि 3 क्वेश्चन जो हमें बैक टू बैक मिले हैं, ये तीनों क्वेश्चन क्या रहे हैं, जो बजट आया है बजट के विश्लेषण पर रहे हैं, और एक क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी से मिला है। ठीक, तो हमें उसी रेशियो में पढ़ना है, ज़्यादा कोशिश करनी है कि 2 साल का जो बजट होगा, जैसे 2022 में जो बजट आया था वो, और 2023 में जो बजट आएगा वो, उन दोनों की विशेषताओं पे और उसकी जो मुख्य बातें हैं उस पे हमें चर्चा करनी ही है। ठीक, तो हमारा टारगेट यही होगा। उसी हिसाब से मैंने क्या किया है, जो अपना कोर्स डिज़ाइन किया है वो कुछ ऐसा है, मतलब हमें यही इतनी चीज़ें पढ़नी है। उसमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि बजट क्या है, दूसरा पढ़ना है बजट के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही समझेंगे भैया बजट होता क्या है, फिर समझेंगे बजट के कितने प्रकार हैं, उसके बाद हम समझेंगे घाटी, जो बजट का घाटा होता है वो कितने प्रकार का होता है और ये है क्या। उसके बाद बजटीय कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, इन दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बजट का प्रमुख जो विषय है और उसका जो विशेषता है उस पर बात करेंगे। मैंने कहा 2 साल के हमें कम से कम करना है, तो 2022 का करेंगे और 2023 में जो बजट आएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बजट में दी जाने वाली जो सब्सिडी होती है उसका क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि जानते हैं सब्सिडी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी में रहा है, तो इसलिए यहीं पे हम ये सब चीज़ें तैयार कर लेंगे। और विश्वास करिए इसमें से जो स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट हैं ये एनसीईआरटी से मिलेंगे और ये वाला हमें मतलब हमें करंट अफेयर से मिलेगा। बस इतना ही करना है, विश्वास करिए यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा ना, आप दिल खोल के बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक, बस उसके लिए क्या करना है, जैसा बता रहा हूँ बस एज इट इज़ आपको नोट्स बनाने आना है, बार बार पढ़ना है। एक चीज़ आपको और बता दूँ, एक काम करिएगा, यूनिट 1 और यूनिट 2 जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ जाके उसको एक एक वीडियो देखिए और एज इट इज़ वीडियो रोक के जो लिखा है उसको नोट्स बनाओ। पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ो, जैसे यार 20-25 मिनट का वीडियो होता है, आप पढ़ने के साथ साथ ही नोट्स बना लो।
पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे भेज ही देता हूँ। तो क्या करना है, साथ में बनाओगे ना तो तुम्हारा तुरंत का तुरंत कंप्लीट भी हो जाएगा, और बाद में पीडीएफ आएगा तो एक बार अगर कुछ मिलान करना है तो देख लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, जो चीज़ें मैं यहाँ समझाता रहता हूँ ना, वहाँ से चीज़ें बहुत कुछ निकल के आती हैं, बाद में वो लिखने वाली बात रह जाती है बस। और लिखना तो सब कुछ मिला है यार, अगर आप देखेंगे ना ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन एग्जैक्टली उसको समझ के उसको उस अवधारणा में तुरंत एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। बाद में पीडीएफ मिलेगा, लिखेंगे, फिर वो सब चीज़ें बात का ही हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन प्लीज़ साथ में करिए, तुरंत करिए, कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और फिर संडे संडे रिवाइज कीजिए। और बात क्या करने वाले थे ये कि यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, उसको एक बार कर लीजिए। करने के बाद उस पर आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनवरी के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप मेंस में कुछ भी आंसर राइटिंग कर पाएँ, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं कि बजट क्या होता है और बजट का जो संवैधानिक प्रावधान है हमारे संविधान में क्या कहा गया है, अब इस पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, बजट और संवैधानिक प्रावधान में कहा गया है कि जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 112 में बजट की बात की गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि पूरे हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या किया गया है, 112 के अनुसार कहा गया है एक वर्ष में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो 112 में क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। जो हम लोग बजट लाते हैं केंद्रीय बजट, उसको किस नाम से बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। यूपीएससी अगर प्रीलिम्स में ये बनाती है ऑप्शन कि अनुच्छेद 112 के तहत बजट को बखूबी इस शब्द का इस्तेमाल करके समझाया गया है, तो कह दीजिएगा नहीं भैया, इस शब्द का इस्तेमाल हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। बजट का क्या शब्द का यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे बात करते हैं, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। मतलब सरकार कितना अनुमान कर रही है, कितना वो प्राप्त कर लेगी पैसा, कितना आय करेगी और कितना वो खर्चा करने वाली है अलग अलग स्कीमों पे, तो ये होता है बजट, ठीक। इसी का अनुमान ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर है, तो आप घर में ये, भाई सीधी सी बात है, माता पिता आपके सोचते होंगे ना इस महीने इतना खर्चा आएगा, ठीक है, इतना खर्चा आएगा, इतनी इनकम होगी हमारी, उस हिसाब से इतनी सेविंग कर लेंगे, तो बस वही बजट होता है। तो जो सरकार है वो भी अपने देश को चलाने के लिए, क्योंकि देश उसका घर है, उसको चलाने के लिए उसको बजट लाना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कि संसद में जो बजट है उसके 6 चरण से बजट गुजरता है, ठीक। देखो यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही बातें लिखी हैं, और जो हमें एग्जाम में लिखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको ये पढ़ना है अच्छे से, तो आप लक्ष्मीकांत खोलिएगा, चुपचाप वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मान लीजिए अगर यूपीएससी ऐसा कोई क्वेश्चन बनाती है कि बजट को संसद में प्रस्तुत करने के कौन कौन से चरण हैं, क्या क्या तरीके हैं, अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चरण क्या है कि सबसे पहले बजट की प्रस्तुति की जाएगी, ठीक है। प्रस्तुति करने के बाद उस पर एक आम चर्चा होती है, जितने सांसद होते हैं वो बैठ के वहाँ पे चर्चा करते हैं, सबको बजट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो सब लोग चर्चा करते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये हैं, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत हंगामा होता है। अगली बात है विभागीय समितियों की जांच की जाती है। अब देखो जो विभागीय समितियां हैं बहुत सारी, जैसे आप जानते होंगे तदर्थ समिति, ये समिति, वो समितियां क्या करती हैं, बजट के जो प्रावधान सरकार ने किए हैं ना उस पर वो जांच करती है कि क्या है और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो विभागीय समितियां द्वारा उस बजट की जांच की जाती है। फिर क्या होगा, सरकार अनुदान की मांग करती है, तो अनुदान मांगों पर मतदान होगा। तो जितने भी लोग हैं, जितने सांसद हैं, वो मतदान पास करेंगे, और मतदान भाई पारित तो होना चाहिए ना संसद में, बजट ये होगा। अगला विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, उस पर भी मतदान होगा और पारित किया जाएगा। अगली बात है वित्त विधेयक पारित करना, जहां वित्त विधेयक पारित किया गया और वो पारित हो गया तो माना जाता है कि बजट पास हो गया, ठीक। तो यही 6 चरण है, ध्यान रखना है। एक बात बता दूं कि एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सरकार अपना बजट ही नहीं पास कर पाती है और बजट पास करने में वो फेल हो जाती है, तो माना जाता है कि सरकार ही गिर गई है, क्योंकि आपके पास अगर इतनी भी वैल्यू नहीं बची है आपकी संसद में कि आप बजट पास कर पाएँ, तो कैसे आप सरकार को चलाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो कुल मिला के 6 पॉइंट, ठीक, भूलिएगा नहीं। आगे एक बात इंपॉर्टेंट है कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का एक विभाग है जिसे बजट डिवीज़न कहा जाता है। वह जिम्मेदार एक केंद्रीय निकाय है, किसको, बजट को बनाने का, ठीक। तो स्टार बना के मैंने लिख दिया है, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय बनाता है और उसका एक आर्थिक मामलों का विभाग है। हो सकता है बजट डिवीजन यूपीएससी न दे दे, आर्थिक मामलों का विभाग दे दे, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। अगर यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बजट जो है संसद में कितने चरणों से गुजरता है तथा इसमें क्या क्या बिंदु शामिल किए जाते हैं। ठीक है, बताइए, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप क्या क्या बताएंगे? देखो, कुल मिला के यही इतने पॉइंट है, विश्वास करो इससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या, सबसे पहले राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, कि भैया हमारे पास जो प्राप्तियां होंगी राजस्व के रूप में कितनी होंगी और पूंजी के रूप में कितनी होंगी। देखो, पूंजी प्राप्तियां इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। पूंजी प्राप्तियां वो होती हैं जब सरकार क्या करती है, मतलब डी इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब एक तरह से चीज़ों को बेचती है, तो उसके पास जो पैसा आता है उसे कहते हैं पूंजी प्राप्तियाँ। ठीक है, आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस ये मान लो कंपनी, कोई सरकारी कंपनी सरकार ने बेचा तो उससे जो पैसा मिला तो वो होता है पूंजी प्राप्ति। ठीक है, अगली बात करते हैं। और राजस्व प्राप्ति क्या होती है? जो रोड डेली अब टैक्स में सरकार वसूल रही है, ठीक, वो सब राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। आगे बात करते हैं, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, ये बजट में इंक्लूड किया जाएगा। व्यय का अनुमान बताया जाएगा कि इस स्कीम पे हम कितना खर्चा करने वाले हैं। तो 3 बातें, पहला राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, दूसरा राजस्व बढ़ाने के तरीके और उस पर क्या साधन हो सकते हैं हमारे, तीसरा व्यय अनुमान हम कैसे लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। इसमें कहा गया है पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का वितरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण। देखो, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लो पिछले साल, अभी क्या चल रहा है 2022, तो 2021 में जो सरकार ने बजट पेश किया था, तो सरकार इस पे बताएगी कि भैया जो हमने अनुमान लगाए थे ना, और जो अनुमान लगाया गया था हमने, उसमें हमें वास्तविक कितना प्राप्त हुआ और हमने कितना व्यय किया। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, देखो, राजस्व पूंजी प्राप्तियों का अनुमान लगाना, व्यय का अनुमान, यही तो करते हैं इस साल, क्योंकि हमें पता है अगले साल हम ये पाने वाले हैं, हमने अनुमान किया, लेकिन वास्तविक में हमने प्राप्त क्या किया है ये हमें बताना पड़ता है कि भैया लास्ट ईयर देखो हमने प्राप्त किया था, उसी हिसाब से हम इस बार भी अनुमान लगा रहे हैं। और उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण, जैसे मान लो हमने अनुमान लगाया था कि जनधन योजना पे हम इतना खर्चा करेंगे, या फिर जो आवास योजना है सरकार की उस पर इतना खर्चा करेंगे, लेकिन पता चला सरकार को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। सरकार ने 10,000 करोड़ तो आवंटित किया था, लेकिन पता चला कि 15,000 करोड़ खर्चा हो गए, तो जो 5,000 अधिशेष हुआ है उसका कारण बताना पड़ता है। या मान लो 10,000 करोड़ हमने किसी स्कीम पे लगाया और पता चला कि 8,000 करोड़ खर्चा हुआ, तो जो कमी हुई है इसको भी सरकार को बताना पड़ता है। ये जिम्मेदारी है और ये बजट में आता है। ठीक, अगली बात करते हैं, आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, ये भी बताना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर 2022 में जो बजट पेश हुआ होगा तो वो सबसे पहले 2021 के बारे में बताया होगा कि भैया पिछले वर्ष हमारी वास्तविक स्थिति ये थी, इस साल हम अनुमान ये लगा रहे हैं और अगले साल हमारी ये नीति रहेगी। जैसे मान लो इस साल हमने 10,000 करोड़ रुपए कमाए, ये हमारी प्राप्ति रही, इस बार हमारा 15,000 करोड़ का अनुमान है और अगले साल हम इसको 20 तक ले जाएंगे। ये 3 याद रखिएगा, 3 साल का विवरण होता है, पिछले साल का, अभी जो चल रहा है उस साल का और आने वाले साल का। ठीक है, तो आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, इसके बारे में, और उसके बाद कराधान मतलब प्रस्ताव तथा नई योजनाओं की शुरुआत यहीं से की जाती है। कराधान प्रस्ताव मतलब कुछ नया टैक्स अगर इंक्लूड करना है या कोई टैक्स को हटाना है तो उसका प्रस्ताव लाएगी सरकार बजट में ही, तथा अगर कोई नई योजना सरकार को शुरू करनी है तो उस पर सरकार बताएगी भैया देखो कि यह नई योजना हम शुरू करने जा रहे हैं और उसमें इतना अनुमान है खर्चा होने का। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे बजट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है तो फटाफट बता दीजिएगा कि जो राजस्व और पूंजी प्राप्तियां हैं उनके बारे में, उसको कैसे बढ़ाया जाए, राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में, व्यय कितना होगा इसके बारे में, पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और कम क्या हुआ ज़्यादा क्या हुआ उसके बारे में, आने वाले वर्ष की आर्थिक स्थिति और वित्तीय के बारे में बताएंगे, और अंत में कराधान प्रस्ताव है या कोई नई योजना है उसकी शुरुआत करेंगे। हो गया ना, एकदम क्रिस्प ज़बरदस्त, बस इतना कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि जो सरकारी बजट है सरकार का उद्देश्य क्या होता है इस चीज़ को लाने की। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, विश्वास करें अगर उद्देश्य के बारे में यूपीएससी है ना तो ऐसे टेबल बना के आ जाना, दिल खुश हो जाएगा जो एग्जामिनर है, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही बड़ी बातें लिखी हैं।
नंबर 1, अर्थव्यवस्था को संरचना प्रदान करना। सीधी सी बात है, अगर आप बजट घर में बनाते हैं तो क्या होता है, पूरे महीने क्या कैसे चलने वाला है या पूरा साल कैसे चलने वाला है, उस पर एक संरचना मिल जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो बजट सबसे पहले क्या करेगा, अर्थव्यवस्था को एक संरचना देगा। दूसरा पॉइंट, संसाधनों को आवंटित करना। भैया मेरे पास इतना ही पैसा है, मान लो बजट कितना आया, मान लेते हैं 10 लाख करोड़ का बजट है। अब 10 लाख करोड़ का जो सरकार का बजट आया उसके से क्या होगा, अलग अलग सेक्टर में पैसा बांटेंगे। तो हमने, हमारे पास जो संसाधन थे हमने उसको आवंटित किया। और दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ की कमी है ना। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड बजट है, अनलिमिटेड बजट होता तो शायद कहीं और होते। ऐसा तो है नहीं, हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, तो लिमिटेड चीज़ों में ही बेहतर कैसे करना है वही तो बताता है बजट, कि दुर्लभ संसाधन है लेकिन उसका अधिकतम प्रयोग कैसे करेंगे। अगली बात है, आशावादी दृष्टिकोण के साथ जन कल्याण को बढ़ाना। ये भी क्या होता है, बजट का एक मुख्य भाग होता है। देखिए, आशावादी दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैंने कहा देखो यार, जब कभी भी ना बजट पास होता है तो आपने सुना होगा जिनके उनके मंत्री होते हैं या जो उस दल का जो भी नेता होते हैं वो कहते हैं ये जो बजट है ये आने वाले कई सालों तक हमें समृद्धि प्रोवाइड करेगा, अब देश बहुत आगे चला जाएगा, आशावादी दृष्टिकोण है ना। ये सब बातें क्यों करते हैं, क्योंकि जो बजट है भैया वो सबको आशा देने वाला होना चाहिए। सबको आस होनी चाहिए कि आने वाला एक साल हमारा अच्छा गुजरेगा, अच्छी इनकम होगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा, धीरे धीरे समाज बेहतर होगा। ठीक है। और जन कल्याण, जानते हैं जन कल्याण नहीं होगा तो अच्छी बात नहीं होगी। भारत क्या है, एक तरह से निम्न और मध्यम आय का क्या है, देश है, इसलिए जन कल्याण जरूरी है। ठीक। अगली बात, आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना। अगर संरचना देखेंगे, संरचना कैसे मजबूत होगी, जब तक आर्थिक स्थिरता नहीं होगी। बजट हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें आर्थिक स्थिरता की बात हो। मान लेते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन है जो हमने बजट बनाया है, उससे पता चला आज तो प्रॉफिट बहुत हो गया लेकिन अगले दिन प्रॉफिट बहुत गिर गया। अगर आपका बजट ऐसा है ना तो बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आएगा। सब कहेंगे यार इनकी तो हालत ही ख़राब है, अर्थव्यवस्था की कोई स्थिरता है ही नहीं, पता चला आज कंपनी में पैसे लगाए कल डूब गई। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और क्षेत्रीय जितनी भी विषमताएं हैं, जैसे इस राज्य में ये समस्या, उस राज्य में वो समस्या, उस राज्य में वो समस्या, तो कंपनियां परेशान हो जाएंगी ना। जो बाहर से भैया जो पैसा लेकर आएगा, जो बिजनेस करना चाहेगा वो परेशान हो जाएगा, वो नहीं आएगा। तो बजट में ऐसा होना चाहिए कि हर क्षेत्र को बराबर समृद्धि मिले, सरकार का ये दायित्व है। तो क्या होगा, क्षेत्रीय विषमताओं को कम किया जाए, आर्थिक स्थिरता लाई जाए। ठीक। और अगला है, आर्थिक विकास होगा ही होगा, सीधी सी बात है, उसी के लिए बजट लाते हैं। और सार्वजनिक जो उद्यम है, मतलब जो सरकार की जो कंपनी है, सरकार की जो बैंक है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए और प्रशासन तथा वित्त पोषण कैसे किया जाए किसी भी योजना को लेके या किसी भी काम को लेके। ठीक। तो ये क्या है, सरकारी बजट के उद्देश्य। ठीक है। और कुल मिला के देखिए 3, 2, 5 पॉइंट, ज़्यादातर मैं 5 पॉइंट ही लेता हूँ, 5 से 6, 7, इससे ज़्यादा नहीं कि 10, 15 पॉइंट पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, इतना ही बहुत है। इसी में क्रिस्प है, किसी को भी बताओगे तो वो समझ जाएगा करीब भैया गजब। ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, बढ़िया से इसको एज इट इज़ नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़िए। कोई समस्या होती है तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, जब भी हो कोई दिक्कत बताइए। और एक बात कहूँगा, पसंद आया तो लाइक, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।